सोचो, अगर तुम्हारी नजरों में दुनिया का हर इंसान एक सुअर दिखाई दे तो। एक लड़का था जो बचपन से ही अजीब शराब के साथ जी रहा था। उसके लिए ना कोई हीरो था ना विलेन, क्योंकि हर चेहरा उसे एक ही जैसा दिखाई देता था, एक सुअर। फिर आया टैलेंट अवेकनिंग का दिन, जब पूरा स्कूल अपनी अपनी ताकत जगाने में लगा था। अब उसे मिला एक गॉड टायर टैलेंट, ऐसा टैलेंट जिसे देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन अगले ही पल सच सामने आया, उसका गॉड टायर टैलेंट था एक बूचर। और बस उसी पल से पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगा। जो लोग उसे देखकर थोड़े समय पहले डर रहे थे, वही लोग उस पर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त भी, जो हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था, वो लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉडेस के टैलेंट को पाते ही उसका सबके सामने ऐसी बेइज्जती की जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी, सबसे खतरनाक बात ये थी कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नजरों में वो स्वॉर्ड गॉडेस हो या दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, सब एक जैसे ही दिखते थे, सबके सब सुअर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज जो शुरू होते ही दिमाग हिला देगी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पावर है, मिस्ट्री है, बैट रियल है, और एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यकीन मानिए ये कहानी जितनी अजीब लग रही है उससे कई गुना ज्यादा बवाल है। और हाँ, जो लोग 4 से 5 घंटे की वीडियो की डिमांड करते रहते हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है, थोड़ा रहम भी कर लिया करो। यहाँ 1 घंटे की वीडियो बनाने में ही नींद, सब्र और आधी जिंदगी लग जाती है, और आप लोग ऐसे 10 घंटे की वीडियो मांगते हो जैसे मैं कोई AI पावर फैक्ट्री हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना कंटेंट लाऊं, लेकिन आखिर में मैं भी इंसान ही हूँ, मशीन नहीं। इसीलिए थोड़ा रियलिस्टिक ऑर्डर दिया करो, वरना कभी कभी कमेंट पढ़कर लगता है कि मुझे वीडियो नहीं पूरी वेब सीरीज बनानी है। हर रोज की तरह युवान अपने स्कूल जा रहा होता है, पर इस बार उसके हाथों में मेंटल इलनेस का रिपोर्ट होता है। वो अपने मन में कहता है, बचपन से ही सारे ही लोग मेरी नजरों से सुअर ही दिखाई देते हैं। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे माता पिता पिग बूचर हैं। आज सभी के प्रोफेशन अवेक होने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी मेरे अवेकन होने से पहले इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सब सोचता हुआ वो अपने किंचंग एकेडमी अवेकनिंग सेरेमनी साइट पर पहुंच चुका था। यहाँ पर कि वो कहता है, क्या मेरी यह बीमारी मेरे अवेकनिंग पर असर डालेगी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी उसके पास अचानक से ही एक लड़की आकर कहती है, ब्रदर युवान, तो तुम यहाँ पर पहुंची गए। तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम्हें यहाँ आने में लेट हो जाती तो क्या होता? मुझे तुम्हें अभी पीटने का मन कर रहा है। ये सब वो बहुत ही ज्यादा क्यूट बनकर बोल रही थी, लेकिन युवान की नजरों में वो एक साइको सुअर की तरह लग रही होती है। वो कहती है, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? तुम कितने बुरे हो। अभी वहाँ से गुजर रहे 2 बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, जूलिंग, तुम फिर से युवान से चिपक रही हो। तो उसके साथ वाला बंदा बताता है, वे दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद इस अवेकनिंग के बाद वे दोनों शादी करके बच्चे पैदा करेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनता हुआ लीजुन कहती है, अपनी ये बकवास करना बंद करो। तुम लोगों को समझ भी आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो? इसी के साथ वो युवान से और भी ज्यादा चिपकते हुए जब उससे कहती है, ब्रदर युवान, चलो यहाँ से चलते हैं, उन्हें इग्नोर करो। तो उसे देखते हुए युवान का रूम खड़ा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बूढ़ो वो चिल्ला रहा होता है, सभी अपने अपने नंबर के हिसाब से लाइन में खड़े हो जाओ, सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है। अब समय आ गया है स्कूल से सीखे गए सारी चीजों को तुम लोग हमें दिखा। अवेकनिंग स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट पर निर्भर है। जितनी हायर तुम्हारी एट्रीब्यूट होगी उतना ही एडवांस प्रोफेशन में अवेक होने के तुम्हारे चांस बढ़ेंगे। इसीलिए अपनी सारी एनर्जी को फोकस करके सेरेमनी के दौरान जिस भी प्रोफेशन पर लगाओगे वह तुम्हारे पूरे जीवन भर रहेगा। यदि तुम्हें एडवांस कॉम्बैट प्रोफेशन मिलता है तो ये पूरे किंचंग एकेडमी को गौरवान्वित करेगा। तो चलो आगे बढ़ो और प्लेटफॉर्म पर रखे इस पत्थर पर अपने हाथों को डालो। हम देखते हैं एक बंदा जैसे ही उस पत्थर पर अपने हाथों को रखता है तो उसे लाइफ टाइप प्रोफेशन इंटरमीडिएट मेटा वर्कर मिला होता है। वही दूसरा बंदा आता है तो वो पहले तो घबरा रहा था, और बाद में जब वो अपने हाथों को रखता है तो उसे मिलता है FMP प्रोफेशन एडवांस हीलर। उसके बाद जो तीसरा बंदा आता है उसे मिलता है लाइफ टाइप प्रोफेशन जूनियर इंजीनियर, जिसे पाकर तो वो टूट ही चुका था। जिसके बाद एक और बंदा आता है, वो भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन जब वो अपने हाथों को उस पत्थर पर रखता है तो उसे मिलता है कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन रियर टायर शैडोलेस ब्लेड्समैन, जिन्हें देखता हुआ सारे ही लोग चौंक चुके थे। प्रोफेसर कहता है, यह तो रियर टाइप है। बाद में जब वो प्रोफेसर पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बंदा बताता है, प्रिंसिपल मैं जिन लोंग हूँ। तो प्रोफेसर उसे शाबाशी देते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया नाम है, अभी के लिए जाकर आराम करो, बाद में मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भविष्य के बारे में चर्चा करूंगा। जो सुंदर हुआ वो बंदा जब शुक्रिया करके वहाँ से चौरे में जा रहा होता है तो उसे देखते हुए बच्चे आपस में बात कर रहे थे। जिन लोंग तो वाकई में कमाल का है। बाद में जब प्रिंसिपल अगला नाम पुकारता है तो वो युवान का था, जिसे की ज्यादा देख पीछे से जूलियन उसे मोटिवेट कर रहे थे। और प्रिंसिपल युवान को देखते हुए सोच रहा था,
यह बच्चा थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उसका स्टेट इंसेनली हाई है। आम लोगों के पास सारे मिलाकर केवल 3 ही होते हैं, लेकिन उसके पास पूरे 10 हैं, 3 गुना ज्यादा। शायद वो कोई चमत्कार दिखा दे। ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी युआन पत्थर पर अपने हाथ रख दिए थे, जिसकी वजह से पूरा माहौल बदल जाता है। पूरा पत्थर लाइट से भर चुका था। प्रिंसिपल जिसे कि देखता हुआ हैरान में अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, सुनहरी रोशनी, ये तो डिवाइन टायर है। जो सुनता हुआ तो युआन भी शौक हो चुका था। वह कहता है, क्या सचमुच में ये डिवाइन टायर है? लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे जो प्रोफेशन मिला था वो था डिवाइन पिग बूचर, यानी कि लाइफ टाइम। जिसकी वजह से अभी अभी जो लोग उसे देखकर शौक हो रहे होते हैं वे सबके सब उस पर हंसते हुए कहते हैं, यही मजाक है, कहीं उस पत्थर में कोई खराबी तो नहीं आ गई। बोला, ऐसी बेवकूफी भरा प्रोफेशन हो भी कैसे सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो भाग्यशाली है या फिर दुर्भाग्यशाली। वही प्रिंसिपल वो सदमे में सोच रहा था, लगता है स्वर्ग कोई मजाक कर रहा है। मैं कई सालों से प्रिंसिपल रहा हूँ और अंततः मुझे डिवाइन टायर का अवेकनिंग मिला, पर ये क्या, ये तो स्वर काटने की दुकान है। अगर वो कोई डिवाइन ब्लैकस्मिथ, हीलर या फिर एल्केमिस्ट भी होता तब भी मैं उस पर गर्व करता, पर वो तो पिग बूचर निकला। मेरी सारी उम्मीदें बिखर गई है। यही सब सोचता हुआ वो अपने सर को पकड़ता हुआ युआन से कहता है, बच्चे जाओ यहाँ से। पर युआन तो वो कुछ और ही देख चौंका हुआ था, क्योंकि उसके सामने एक सिस्टम विंडो थी जिस पर कि उसका नाम, लेवल, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, टैलेंट, नेमेसिस, ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि वो सोरो को नुकसान पहुंचाएगा तो 50% एक्स्ट्रा उसे नुकसान होगा और उसे 1% बूस्ट मिलेगी, लेकिन अगर पिग आपको नुकसान पहुंचाएगा तो आपको 50% कम नुकसान होगा। मतलब कि जितना होना चाहिए उससे 50% कम, यानी कि वो इसके दोनों टैलेंट क्या करेंगे, यही सारी चीजें इसमें लिखा हुआ होता है। आगे जैसे जैसे देखोगे मैं क्लियर कर दूंगा सिंपल भाषा में। फिलहाल के लिए इतना समझ जाओगे, उसका जो टाइटल होता है ब्लड शैडो बूचर, उसकी वजह से वो 1 सेकंड के लिए ऐसी ऑरा को बाहर निकाल सकता है जिससे कि उसके सामने या फिर आसपास वाला सारे ही सुअर वो डर में डूब जाएगा। खैर युआन अपने टैलेंटों को देखते हुए अपने मन में कहता है, लगता है पागल होना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका था उसके सामने पूरी दुनिया के लोग वे सब के सब सुअर हैं और वो एक पिग बूचर, यानी कि अब फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कितने पावरफुल दुश्मन आते हैं। पिग बूचर होने की वजह से वो सब के सब उसके सामने झुकेंगे और अगर नहीं झुकते हैं तो वे सारे मारे जाएंगे। मतलब कि वो अपने प्रोफेशन की अहमियत समझ चुका था। लेकिन तभी जिनलैंग उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अरे जरा देखो तो, मुझे लगा था किंग चंग एकेडमी फाइनली एक असली ड्रैगन को पैदा कर ही दिया और अब पता चल रहा है कि वो तो केवल पिग बूचर है। तो उसके साथ वाला बंदा वो कहता है, ये कितना मजेदार है, किंग चंग एकेडमी का केवल एक ही असली ड्रैगन है और वो आप हो। उन लोगों को ऐसे युआन का मजाक उड़ाता हुआ देख जूले उसके पास जाकर कहती है, उन पर ध्यान मत दो, वे लोग कुछ भी बोले, तुम डिवाइन टायर के पिग बूचर हो, तुम निश्चित रूप से अपने फादर के कदमों पर चल रहे हो। उसे इन सब के बावजूद भी युआन से ऐसे चिपका हुआ दे। ये बंदे आपस में बात करते हुए गुस्से में कहते हैं, यह बवासीर है, आखिरकार कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? जरूर वह कई जन्मों का आशीर्वाद इकट्ठा किया होगा। दूसरी तरफ जूलिंग अभी भी बोल रही होती है, मेरे अंकल और मेरे फादर तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जो सुनता हुआ युआन अपने मन में कहता है, जूलिंग और मैं बचपन से ही पड़ोसी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स सभी लाइफ टाइम प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसीलिए वे लोग हमेशा से चाहते थे हमारी शादी करवाना। यही सब वो सोच ही रहा होता है तब जूलिंग का नंबर आ जाता है, तो वो जाते हुए कहती है, अब मेरी बारी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे अब मॉम की टेलर प्रोफेशन मिलेगी या फिर डैड के वाइन मेकिंग प्रोफेशन। और जो भी प्रोफेशन मुझे मिले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी के साथ वो जब जाकर उस पत्थर को छूती है तो एक बार फिर से सभी के होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल वो चिल्लाता हुआ कहता है, ये तो लीजेंडरी प्रोफेशन है, कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन, लीजेंडरी टाइगर, स्नो सोल, स्वॉर्ड इमॉर्टल। उसने तो सचमुच में लीजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है। ये सब बोलता हुआ वो जूलिंग से कहता है, चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हें जो भी जरूरत होगी किंग एकेडमी उसे पूरा करेगा। हम देखते हैं जूलिंग जैसे ही अपने लीजेंडरी अवेकनिंग करती है तो उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो प्रिंसिपल को शुक्रिया करके जब जा रही होती है तो उसके बगल में खड़े कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है, एक सुअर काटने वाला और दूसरा लीजेंडरी स्वॉर्ड में। क्या तुमको लगता है जूलिंग अभी भी युआन के पीछे कुत्ते की तरह घूमती रहेगी? तो दूसरी बंदी वो कहती है, सवाल ही नहीं उठता, जूलिंग में सुधार हो रहा है लेकिन युआन में नहीं। उसे उस हारे हुए इंसान से समझदारी दिखाकर दूर रहना चाहिए। जो सुंदर हुआ जूलिंग जब युआन के पास जाती है तो उसे देखते हुए युआन तालियां बजाते हुए उसे बधाइयां देता है, लेकिन जूलिंग वो कहती है, युआन मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं मानती हूँ हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब से सारी चीजें क्लियर रहेगी, क्योंकि अभी से हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता
सुनता हुआ युवान को काफी बड़ा धक्का लगा था। वो बस शौक में उसे घूरता रहता है, जबकि उन लोगों के पीछे खड़ा जिनलोंग युवान को देखते हुए बेहद ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, यानी कि उससे इन दोनों के बीच दूरियों को देखकर मजा आ रहा होता है। और तभी उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए युवान अपने होश में आते हुए जुलिंग से कहती है, ऐसी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो जुलिंग वो बोलती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा झटका है, इसीलिए ठीक होने की दिखावा मत करो, तुम बस सुअर काटने वाले हो, तुम कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मुझे दोष मत देना। वहाँ की तुम्हारी अनुमति हो तो हमारी बातचीत यही खत्म होती है, मुझे भविष्य में परेशान मत कर। ये सब बोलता हुआ वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में होती है, लेकिन जिनकी नजरों में वो एक ऐसी सुअर थी जो बस केवल बकबक किए जा रही होती है, इसीलिए उसका छोड़ जाना तो उसके लिए फायदेमंद ही था। इसीलिए ये सोचते हुए आखिरकार सुअर जैसे उस मूर्ख से मुझे छुटकारा मिल ही गया। जाते हुए उससे कहता है, लगता है अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो मैं चलता हूँ। उसे इस तरह जाता हुआ देख जुलिंग वो शौक हो ही रही होती है। तभी उसके पास जिनलोंग आते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं उसे सबक सिखाऊं ताकि रियलिटी उसे अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो सुनता हुआ जुलिंग का रिएक्शन कुछ अजीब ही था, मतलब कि वो भी चाहती थी कि हाँ वो ऐसा करे, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है कि तुम ऐसा करो। और उसकी रिएक्शन को देख जिनलोंग समझ जाता है अब आगे उसे क्या करना है। वो जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, ओए सुअर को काटने वाले, सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। और युवान उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए अपने रास्ते जा ही रहा होता है। तो उसे देखते हुए जिनलोंग काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था। वो तुरंत ही उसके पास भागकर जाकर उसे रोकते हुए कहता है, अमीने मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, या तू बहरा है, मेरी बात तुझे सुनाई नहीं देती। तो युवान उसकी तरफ एक डरावनी लुक के साथ कहता है, आखिर तू चाहता क्या है। उसके ऐसे रूप को देख जिनलोंग की पूरी तरह से पैंट गीली हो चुकी होती है। वो तुरंत ही उसे दूर हटते हुए कहता है, अरे बाप रे, अभी अभी ये क्या था। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं सुअर के रूप में बंधा हुआ अपने सर के कटने का इंतजार कर रहा हूँ। इसकी टांग ये था क्या। उसे ऐसा डरा हुआ देख सारे ही लोग जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया था, जबकि जिनलोंग के साथ वाला बंदा उसके पास आकर कहता है, आपको हुआ क्या आप ठीक हो। तो जिनलोंग होश में आते हुए भयंकर गुस्से में युवान पर हमला करते हुए कहता है, धिक्कार है, हरामखोर कहीं के, मुझे घूरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसको ऐसा करता हुआ देख युवान वो फिर से अपने पीछे मुड़ता है और उसके पंच के काउंटर में जब अपने पंच को जोरदार तरीके से मारता है तो हम देख पाते हैं वो टकराव भयंकर था, यहाँ तक कि जिनलोंग के हाथों का बुरा हाल हो चुका था। वो जोरों से गुस्से और दर्द में चिल्लाता है। युवान के सामने जिनलोंग को इतना कमजोर होता हुआ ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। वे बस उन दोनों को घूरते हुए जा रहे थे, जबकि जिनलोंग वो चिल्लाता है, ये असंभव है, तू तो बस एक सुअर काटने वाला है, आखिर तेरे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। युवान बताता है, सही कहा, मैं केवल एक सुअर काटने वाला हूँ, इसीलिए मेरे हाथों में इतनी जबरदस्त ताकत है। जो सुनता हुआ बाकी के लोग जिनलोंग को देखते हुए कहते हैं, उसके हाथों की तरफ देखो, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हम देखते हैं जिनलोंग ने अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो कहता है, अमीन मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तैयार हो जा। उसे इस तरह पागल होता हुआ देख बाकी के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, खेल खत्म हुआ, जिनलोंग अब सीरियस हो गया है, वो लड़का तो पक्का मरेगा। तो दूसरी बंदी कहती है, युवान बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया, वह केवल सुअर काटने वाला है, वो कभी भी कॉम्बैट क्लास के यूजर से नहीं जीत सकता, या उसे पीछे हटकर अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांग लेनी चाहिए। अभी जिनलोंग वो कहता है, यह वाइड लॉन्ग स्वॉर्ड स्टील को भी आसानी से काट सकता है, आज तुम मेरे हाथों अपाहिज बनकर ही रहोगे। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है तभी उसकी बॉडी बर्फ में जमने लगी थी। वो कहता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। जुलिंग आखिर तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो। तो वो बंदी कहती है, बस करो, रुक जा, मैं नहीं चाहती तुम दोनों मेरी वजह से इतनी बुरी तरह से लड़ो। इसी के साथ वो युवान से कहती है, युवान क्या तुम देख रहे हो, हम सचमुच में अब एक ही दुनिया के नहीं रहे, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आ रही हूँ, इसे अतीत को अलविदा के रूप में समझ लेना, इसलिए अब जाओ यहाँ से और किंग चंग एकेडमी को छोड़ दो, क्योंकि अगली बार जब जिनलोंग तुमसे बदला लेने आएगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जिस पर कि युवान अपने कान को खुजाता हुआ हाफिया करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अलविदा, उम्मीद है कि फिर मुलाकात नहीं होगी। उसके ऐसे रिएक्शन को देखते हुए ये लड़की यहाँ कहती है, ये लड़का भी ना ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं जब युवान अपने घर के लिए वापस जा रहा होता है तो रास्ते में अचानक उसके सामने एक मोटी औरत और उसका बिगड़ैल कुत्ता आ जाता है जो उस पर बुरी तरह से भौंक रहा था, जिसको देखता हुआ उसे काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो उस कुत्ते और उसके मालिक को देखते हुए कहता है, मैडम क्या आप अपने इस मेरा मतलब है कि इस कुत्ते को मुझसे दूर करिएगा, यह मेरे रास्ते को रोक रहा है। हम देखते हैं वो कुत्ता उसके पैंट तक को चीर फाड़ रहा होता है, लेकिन वो औरत अपने कुत्ते को दूर करने के बजाय उल्टा युवान पर ही भड़कते हुए कहता है, क्या यह सड़क तुम्हारे बाप का है या फिर तूने अपनी सारी शिष्टाचार को भुला दिया है। लोग सच ही कहते हैं आजकल के बच्चों को अपने से बड़े से बात करने का तमीज ही नहीं है। जिस पर युवान वो हाफिया लेते हुए कहता है, लगता है कि ये बिल्कुल ही सही समय है मेरे थ्योरी को टेस्ट करने का। जैसे बोल रहा वो इतना जोरदार उस कुत्ते को लात मारता है कि हम देख पाते उस कुत्ते का दम वहीं निकल चुका था। वह औरत अपने कुत्ते को देखते हुए कहती है, मेरा
बच्चा, प्लीज मेरे बच्चा, मुझे डराओ मत। पर अब कोई फायदा नहीं था, उसका कुत्ता मर गया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कुत्ते के मरते ही युआन के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आया होता है, एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज हुई 1% से, जिसको देखता हुआ युआन कहता है, अरे बाप रे, जैसा कि मैंने सोचा था यह वाकई में काम करता है। अभी वो बुढ़िया उस पर हमला करते हुए कहती है, हत्यारे कहीं के, तूने मेरे बच्चे को मार डाला और मुझ जैसे बुढ़िया को धमकाया, मैं तुम्हारा आज खून पी जाऊंगी। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसे मारने वाली थी तभी युआन उसके सामने अपने मेंटल इलनेस के रिपोर्ट को दिखाते हुए कहता है, मैं एक साइको हूँ, जिसकी वजह से वो बुढ़िया पूरी तरह से थर्रा चुकी थी। वही युआन उसे कुछ भी न बोलता हुआ देखो उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जिसको सुनता हुआ वो बुढ़िया अपने मन में कहती है, मैं कैसे एक साइकोपैथ से टकरा गई, मेरे कुत्ते की मौत के बारे में तो भूल जाओ, अगर उसने मुझे भी यहाँ मार दिया तो मेरी मौत भी बेकार में ही होगी। ये सब सोचता हुआ वो एकदम से ही सभ्य बनते हुए उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है नौजवान, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। जिसको सुनता हुआ युआन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और जब वो अपने घर वापस लौटता है तो उसकी मदर और उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वे उससे कहते हैं, सन तुमने अपने प्रोफेशन को चेंज करके पिग बूचर को चुना, यह तो लाजवाब है, तुम बिल्कुल ही मुझ पर गए हो। हम ईमानदार पिग बूचर ही बहुत ही अच्छे हैं, यह लड़ाई झगड़े हत्या से बेहतर है। कल मैं तुम्हें स्लॉटर हाउस ले चलूं ताकि तुम उससे अच्छी तरह से परिचित हो सको। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगला सीन रात के समय का था। युआन वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, जबकि दूसरे कमरे में उसके पेरेंट सोए हुए थे। उसकी मदर किसी अनजान सी परछाई से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरा बेटा एक साधारण सुअर काटने वाला है, इसीलिए दोबारा आकर हमारी जिंदगी में दखल मत देना। तो वो परछाई कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घोस्ट कराई का बेटा असल में एक सुअर काटने वाला होगा। क्या सचमुच में वो बच्चा तुम्हारा असली बेटा है भी या नहीं? तो हम देखते हैं युआन के फादर वो एकदम से ही अपने बेड से उठता हुआ उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमें दोबारा परेशान मत करना, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। तो वो परछाई वहाँ से जाते हुए कहता है, गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मान गया तुम्हारा बेटा एक साधारण सा सुअर काटने वाला ही है, इसलिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों को और परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम सीधे अगले दिन देखते हैं युआन के फादर उसे लेकर स्लॉटर हाउस में पहुंच चुके थे। वो उसे कमरे में ले जाकर चाकू को दिखाते हुए कहता है, एक अच्छा कसाई हमेशा एक अच्छे चाकू को ही चुनता है, इसीलिए मेरे बेटे वही चुनो जो तुम्हारे हाथों में सबसे अच्छा लगे। तो युआन जैसे ही एक चाकू को पकड़ कर कहता है, ये वाला बहुत ही अच्छा है। तो हम देखते हैं उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, स्लेइंग नाइफ को सिलेक्ट कर लिया गया, इस सुअर धार को अप्लाई किया जा रहा है। इस नाइफ से जितने भी सुअर मरेंगे उतने ही 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट तुम्हें मिलेंगे। जो देखता हुआ युआन अपने में ही खोया ही होता है तभी उसके फादर एक सुअर को लाता हुआ उससे कहता है, एक पिग बूचर के रूप में सबसे पहले कदम में तुम्हें सीखना होगा कि चाकू का उपयोग कैसे किया जाता है। आगे बढ़ो और सबसे कमजोर जगह को निशाना बनाओ जिससे कि वो एक ही बार में खत्म हो सके। चलो अब आजमा कर देखो। हम देखते हैं अपने डैड की बातों को सुनने के बाद युआन पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है ओरिजिनल पिग स्लेयर बनने के लिए। हम देखते हैं वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने सामने छरपटा रहे सुअर के 2 हिस्से कर दिया था, जिसके तुरंत बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने नॉर्मल फ्लाइंग पिग को खत्म किया है, इसीलिए आपके बूचर नाइफ को +1% बूस्ट मिली है। साथ ही पिग स्लेयर एक्स्ट्रा डैमेज भी +1% बढ़ा है और 0.1% फ्री एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मिला है। दूसरी तरफ अपने बेटे को ऐसे चाकू चलाता हुआ देख उसके फादर कहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन बस एक दिक्कत है, एक ही बार में मारने वाला तुम्हारा निशाना वो अच्छा नहीं था, तुम्हें गर्दन पर सीधा निशाना लगाना होगा। पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बेटे मैं जानता हूँ तुम्हारे उम्र के बच्चों के लिए सुअरों को काटना बहुत ही ज्यादा उबाऊ काम है, पर तुम्हें याद रखना होगा इससे हमारा घर चलता है। तो युआन उससे कहता है, हाँ ठीक है मैं याद रखूंगा, तो क्या मैं इन सभी को मार सकता हूँ? जिसको सुनता हुआ उसके फादर काफी ही ज्यादा खुश हुए थे। वे कहते हैं, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, अगर तुम चाहो तो तुम अपने अंकल ली और अंकल चैन के सुअरों को भी संभाल सकते हो। अपने फादर की अनुमति को पाते ही युआन सुअरों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया होता है। वे जैसे जैसे खत्म होते जा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं उसका लेवल, एक्स्ट्रा डैमेज, फ्री एट्रीब्यूट सारे ही लेवल अप हो रहे होते हैं। अंत में जब वो 49 सुअरों को मारने के बाद अपने नोटिफिकेशन को देखता है तो वहाँ पर उसका एक्स्ट्रा डैमेज 100% बढ़ चुके थे और सारे स्टेट लगभग 10 से 15% बढ़े थे, लेकिन उसका लेवल केवल 5 ही बढ़ा होता है। वहीं उसे इस तरह सुअरों को मारता हुआ देख उसके अंकल कहते हैं, वाकई में वो तुम्हारा बेटा है, उसे तो इसकी लत लग गई है, उसने हमारे पूरे हफ्ते का काम एक ही दिन में खत्म कर दिया। जिस पर युआन के फादर वह बोलते हैं, आखिरकार मेरा बेटा गॉड टायर का बूचर है। वहीं इधर युआन वह सोच रहा था, मुझे अब अच्छी तरह से नाइफ का इस्तेमाल करना आ गया, शायद अब स्लॉटर हाउस को छोड़कर मैं बाहर की दुनिया को देख सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं वो अपने बैग को तैयार करके कहीं के लिए जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। साथ ही हमें पता चलता है इस दुनिया में हेवन के अनगिनत जनजातियां बेखौफ होकर घूम रही है और उत्पात को मचा रही है, जिसकी वजह से इंसान
इंसानियत अब अलग अलग नेशन में विभाजित नहीं रहे, वे सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जिसे कि ह्यूमन फेडरेशन कहा गया। हालांकि इसे 9 स्पेशल जोनों में बांटा गया है, जिसमें कि किंगचेंग सिटी 5वें स्पेशल जोन के सीमा पर स्थित है। हम देखते हैं युआन जब सीमा पर पहुंचता है तो उसे गार्ड रोक देता है। वो कहता है तुम्हारे पास लाइफ टाइम प्रोफेशन है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहना। यदि तुम उससे आगे जाओगे तो तुम्हारा सामना गंभीर खतरे से होगा। क्या तुम मेरी बातों को समझ गए? तो युआन उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देते जब वहाँ से निकलकर जंगलों के बीच घूम रहा होता है तो कुछ दूर जाते ही उसके ऊपर पिग जैसे दिखने वाले एक गॉब्लिन अचानक ही हमला कर दिया होता है, जिस पर कि युआन एकदम से ही पीछे मुड़कर जैसे ही अपने इसके ब्लड साइड बूचर का इस्तेमाल करते हुए ये सोचता है ये बिल्कुल ही सही समय है इसे टेस्ट करने का। तो हम देखते हैं वो गॉब्लिन बुरी तरह से डर चुका था 1 सेकंड के लिए, पर इसी समय का फायदा उठाते हुए युआन तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस गॉब्लिन के सर और धड़ दोनों को ही अलग कर देता है। बाद में जब वो अपने सिस्टम को देखता है तो वहाँ पर लिखा गया था आपने गॉब्लिन पिग को मारा है, आपका लेवल +5% इंक्रीज हुई और एक्स्ट्रा डैमेज +1%, साथ ही 0.1 फ्री एट्रीब्यूट भी मिला। जिन्हें देखते हुए युआन अपने मन में कहता है इसका मतलब जितने बड़े पिग को मैं मारूंगा उतना ही बड़ा बूस्ट मुझे मिलेगा। मुझे याद है टीचर ने कहा था जहाँ पर भी एक गॉब्लिन होता है वहीं आसपास बाकी के ग्रुप भी होते हैं। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने आसपास झाड़ियों के बीच देखता है तो हम देख पाते हैं वहाँ से और भी ज्यादा गॉब्लिन बाहर निकल कर उसे पूरी तरह से घेर लिया होता है। जिन्हें देखता हुआ वो जैसे ही ये कहता है कि लगता है कि समय आ गया है जबरदस्त छलांग मारने की, चलो शुरू करते हैं। तो हम देख पाते हैं वे गॉब्लिन वैसे ही एक साथ उस पर हमला कर दिया होता है, पर इससे युआन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बुरी तरह से सभी गॉब्लिनों को एक एक करके चुन चुन कर मारता है। कुछ ही समय बाद उसने सारे ही गॉब्लिनों को मार दिया था और केवल एक को छोड़ दिया होता है जो कि काफी ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। युआन कहता है नन्हे मुन्ने गॉब्लिन चलो एक खेल खेलते हैं। जिसको सुनता हुआ वो गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो तुरंत ही अपने केव की ओर भागता है। युआन जिसका पीछा करते हुए उसके केव के अंदर जाते हुए कहता है तो ऐसा दिखता है गॉब्लिन के। हम देखते हैं वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था वैसे वैसे वो गॉब्लिन फैमिली को बुरी तरह से खत्म करता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी लेवल 6 तक पहुंच चुकी थी और स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट सबके सब 25 पर पहुंच चुका था, जबकि एक्स्ट्रा डैमेज वो 120 पर पहुंच चुकी थी। जिन्हें की देखता हुआ वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उससे अपने बगल में एक दरवाजे के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही रुककर जैसे ही उस दरवाजे को तोड़कर अंदर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की थी बंदी हुई बेबस बेचारी से, जिन्हें की कुछ गॉब्लिन परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की अपने मन में कहती है प्लीज मेरी मदद करो, और जब वो देखती है कि युआन उसकी मदद करने के बजाय अपने नाइफ को उठा लिया था तो उसे देखते हुए वो कहती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। यही सब सोचता हुआ वो अपनी आंखों को बंद करता हुआ अपनी मौत को स्वीकार कर ही ली थी, पर जब कुछ समय तक कुछ भी नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है युआन ने उसकी रस्सी को काट दिया था और उससे कह रहा होता है चिल्लाना बंद करो, सारे ही गॉब्लिन मर चुके हैं। तो वो लड़की उससे चिपकते हुए बोलती है शुक्रिया, मुझे बचाने आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इन गंदे गॉब्लिनों ने लगभग मेरी इज्जत लूट ही ली थी। तो युआन उसे बताता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया हूँ। इतना बोलकर वो जब उसे उस गुफा से बाहर निकाल रहा होता है तो वो लड़की अपने आसपास मरे गॉब्लिनों को देखते हुए कहती है क्या वाकई में तुमने इन सबको मारा है? तुम तो लाजवाब हो, जरूर तुम्हारा प्रोफेशन कॉम्बैट टाइप होगा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो युआन अपने नाम को बताते हुए उससे कहता है इस ओर सीधे जाते जाना, तुम वापस शहर में पहुंच जाओगे। इसी के साथ वो उसे वहीं पर छोड़ आगे निकल जाता है। तो हम देख पाते हैं वो लड़की वहाँ से गई नहीं थी बल्कि वो तो उसका पीछा कर रही होती है। बाद में जब वो पेड़ के पीछे छुपकर युआन को देख रही होती है तो युआन एकदम से ही उसके सामने अपीयर होता हुआ कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम गॉब्लिनों के द्वारा भेजे गए कोई जासूस हो? तो वो लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस वापस जाने में डर लग रहा है। युआन जिस पर कहता है ओह तो ये बात है, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर आई क्यों थी? वो बताती है मेरा नाम नान है, मेरी मदर की कुछ दिनों बाद जन्मदिन है, इसीलिए मैं उपहार के रूप में उनके लिए ब्लड मून फ्लावर ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गॉब्लिनों के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इसलिए चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मुझे ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए किंगचेंग में सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाले कारीगर को ढूंढने में मदद करूंगी जो तुम्हारे लिए एक नया नाइफ बना सके। जो सुनता हुआ युआन उसकी बातों पर जरा सा भी विचार न करते हुए पीछे की ओर मुड़ता हुआ उससे कहता है क्या तुमको अंदाजा भी है किंगचेंग के सबसे अच्छे हथियार बनाने वाले कारीगर से अपने लिए नाइफ को बनवाना कितना खर्चा देगा? वापस चली जा और दोबारा मेरा पीछा मत करना वरना मैं तुम्हें भी काट डालूंगा। नान अपने मन में कहती है मैं हर लिहाज से बेहद ही खूबसूरत हूँ, फिर भी ये लड़का मुझे इस तरह इग्नोर कैसे कर सकता है? कहीं उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यही सब सोचता हुआ वो फिर से युआन का पीछा करते हुए उससे कहती है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन
हो? मेरे डैड का नाम जय बिहाई है। जो सुनता हुआ युआन अपने मन में कहता है क्या हो रहा है। जिया फैमिली किंचन के 4 ग्रेट नोबल फैमिलियों में से एक है, जिसके हेड है जय बिहाई, ट्रांसेंडेंटल रियलम के 9th रैंक वाला मास्टर। वह केवल एक ही कदम दूर है ग्रैंड मास्टर बनने से। यदि वो वाकई में उसकी बेटी है तो उसके फादर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए मेरे लिए 10 टॉप टायर के बूचर नाइफ को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यह सब सोचता हुआ वो कहता है क्या सच में? तो वो बंदी उसे एक टोकन को दिखाते हुए बोलती है यह जिया फैमिली की प्रोटेक्टिव एमुलेट है, जिसे कि मेरे फादर ने मुझे दिया था। इसके रहते ट्रांसेंडेंट एक्सपर्ट भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उन बौने गॉब्लिनों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा चालाक और धूर्त था। उन्होंने धोखेबाजी से घात लगाकर मुझे पकड़ लिया, लेकिन वे मेरे पास नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर लिया। पर युआन को तो उसकी बातों पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस उसके टोकन में घुसा पड़ा था। वो अपने मन में कहता है ये सचमुच में जिया फैमिली की है। इतना सोचते हुए वो उस बंदी से बोलता है ठीक है चलो डील करते हैं, मैं तुमको ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में मदद करूंगा और तुम मुझे एक बेहतरीन नाइफ बनवाने में मदद करोगे। वह बंदी पहले तो जिस पर हैरान होती है, बाद में वो कहती है चलो ठीक है यह डील रही। मैं यहाँ आने से पहले इस नक्शे को खरीद ली थी। यह ब्लड मून फ्लावर के जगह को दर्शाती है। हालांकि जहाँ ब्लड मून फ्लावर होता है वहाँ पर ब्लड मून ग्रेट पाइथन भी होता है, जिसकी वजह से वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है। युआन कहता है एक बड़ा सा पाइथन। वो बंदी बताती है हाँ, वाइल्डनेस सर्वाइवल गाइड के हिसाब से ब्लड मून ग्रेट पाइथन की ताकत 9 रैंक के अप्रेंटिस के बराबर हो सकती है। मैं नहीं जानती मेरी अभी की ताकत उससे निपटने के लिए काफी होगा या नहीं। तो युआन वो बताता है मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा पाइथन नहीं देखा, उसे देखने के लिए मैं बेहद ही ज्यादा बेसब्र हो रहा हूँ। जो सुनता हुआ नान वो अपने मन में कहती है क्या यह आदमी मेरी बातों को सुन भी रहा है? हालांकि वो अकेले ही पूरे गॉब्लिन ग्रुप को मार सकता है तो निश्चित ही वो गॉड लेवल का कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन रखता होगा। तभी युआन उससे बोलता है चलो चलते हैं, हमें रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जिस पर नान उसे रास्ते को दिखाते हुए अपने मन में कहती है मैं हैरान हूँ, यह आदमी एक ही समय पर भरोसेमंद और अविश्वसनीय दोनों होने का एहसास दिलाता है। यही सब सोचता हुआ कुछ समय बाद हम देखते हैं वे दोनों ही एक अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे। नान युआन के साथ छिपी हुई अपने सामने देखते हुए कहती है यह सिल्वर हॉर्न राइनोसोरस है, हमें किसी भी कीमत पर उसे उकसाना नहीं है। एक बार अगर वो भड़क गया तो उसकी ताकत 8 रैंक के अप्रेंटिस के बराबर हो जाएगी। हमें चुपचाप इसके साइड से निकल जाना होगा। ये सब बोलता हुआ वो देखती है कि युआन अचानक ही खड़ा हो चुका था। वो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो युआन उस राइनोसोरस की ओर इशारा करते हुए कहता है अगर आज ये घास खाने की हिम्मत कर सकता है तो कल यह इंसानों को भी खाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसे जिंदा छोड़ा नहीं जा सकता। जिसको सुनता हुआ नान वो सदमे में जाते हुए बोलती है आखिरकार ये किस तरह का लॉजिक है? पर युआन उसकी बातों पर हल्का सा भी ध्यान न देखा तुरंत ही उस राइनोसोरस की ओर बढ़ चुका था और अगले ही पल हम देख पाते हैं वो उसे ढेर कर दिया होता है, यानी कि उसे खत्म कर दिया था। अपने सामने एकदम से ही इतनी भयानक नजारे को देखता हो नान के पास तो अब कोई शब्द ही नहीं बचा था बोलने के लिए। वो कहती है उसने तो इसे एक ही बार में मार दिया। दूसरी तरफ युआन अपने विंडो की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर उसे बताया जा रहा होता है कि उसका रैंक 7 तक पहुंच चुका है और उसकी एक्स्ट्रा डैमेज वो 122% जा चुकी है। तो वो अपने नाइफ की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे नहीं पता ये चाकू और कितने दिनों तक चलेगी, मुझे एक नई नाइफ की आवश्यकता है। अभी उसके पास नान आकर पूछती है युआन आखिर तुम्हारा प्रोफेशन कौन सा है? वो बताता है मेरा लाइफ टाइप प्रोफेशन है बिग बूचर। जिस पर नान वो हैरानी में कहती है क्या ये तो असंभव है, भला एक लाइफ टाइप प्रोफेशन वाला एक ही बार में सिल्वर हॉर्न राइनोसोरस को कैसे मार सकता है? तो युआन उस राइनोसोरस के सिंग को काटता हुआ बताता है शायद ये राइनोसोरस बुरा हो गया था इसीलिए यह मेरे एक ही हमले से मारा गया। जो सुनता हुआ नान ये कहते हुए हम ब्लड मून फ्लावर की जगह पर लगभग पहुंच चुके हैं। सोचती है ऐसा लग रहा है ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। इसी के साथ वो उसे उस जगह की ओर अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में हम देख पाते हैं प्रिंसिपल सभी कॉम्बैट प्रोफेशन वाले बच्चों को अपने साथ ले ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो उन्हें देखते हुए कहता है इस फील्ड ट्रेनिंग में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, तुम लोग वाकई में ऐसे स्टूडेंट हो जिनको मैं सराहना करता हूं। पर तभी अचानक ही उसे अपने बगल में कुछ फील होता है जिसकी वजह से वो जोरों से चिल्लाता है रुक जाओ, कौन हो तुम लोग, सामने आओ। तो हम देखते हैं युआन जब नान के साथ उन लोगों के सामने आता है तो प्रिंसिपल उन्हें देख ये सोच ही रहा था कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी लिंग जाऊं वो युआन पर हंसते हुए कहता है अरे बाप रे ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो युआन उसे जैसे ही कैजुअल होकर जवाब देता है मैं तो बस यहाँ से बस गुजर रहा था। तो वो उसकी ऐसी कैजुअलिटी को देखकर गुस्से में कहता है क्या कहा तूने, तू बस यहाँ से गुजर रहा था? तो उसका साथ देते हुए ये बंदी कहती है ऐसा लगता है ये लड़का अभी तक सिस्टर जुलिंग को भूल नहीं पाया है, इसीलिए वो यहाँ तक चिपचिपे कीड़े की तरह हमारा पीछा करते हुए आ गया। सही कहा ना? जिस पर कि युआन जब कोई
भी जवाब नहीं देता है तो जूलिंग वो बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें यह बात बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था। अब हम दोनों ही बहुत ही अलग दुनियाओं से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मुझे तंग करना बंद करो। जिसका कि अभी भी युआन जब कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है तो लिंग जंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, स्वामी ने इतनी बेइज्जती के बाद भी तू हमारे सामने अपने चेहरे को दिखा रहा है, क्या ही मजाक है। चल मेरा हिसाब भी पहले वाला तुझ पर बाकी है, आज मैं उसे चुका ही लेता, बाद में पता नहीं तू मुझे मिले या ना मिले। इतना बोलते हुए वो अपनी पूरी तरह से पावर को अनलिश करने लगा होता है तो उन लोगों का साथ वाला एक बंदा कहता है, ब्रदर आपकी ये तलवार कितनी चमक रही है, आप ऑलरेडी येलो रैंक के लो ग्रेड पर पहुंच चुके हो। यह तो वाकई में ट्रू स्पिरिट वेपन है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वो सोच रहा था, ये वाकई में लाजवाब है। इस लड़के के बारे में मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, वह सचमुच में एक जीनियस है। चौथे रैंक के होने के बावजूद भी वो छठे रैंक के अप्रेंटिस को बराबर का मुकाबला दे सकता है। वहीं लिंग जोंग के स्वर को देखता हुआ जूलिंग वो कहती है, युआन मैंने तुमसे पहले ही कहा था किनचैंग को छोड़ दो, पर तुमने मेरी चेतावनी को नहीं माना। इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ नान वो पूछती है, क्या तुम्हारा इन लोगों से दुश्मनी है? तो युआन वो बिना जवाब दिए उससे कहता है, आखिर येलो रैंक के लो ग्रेड के स्पिरिट वेपन की कीमत कितनी होगी? जिस पर नान पहले तो हैरान होती है, बाद में उसे बताती है वह लाखों में बिक सकता है। और क्या तुम्हें मौजूदा स्थिति समझ भी आ रही है? अभी लिंग जंग यह सोचते हुए युआन पर हमला करते हुए अपने मन में कहता है, पिछली बार उसने सभी लोगों का दिल जीत लिया था, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पैसे के साथ वो जैसे ही युआन के दो टुकड़े करने की कोशिश करता है तो युआन उसके स्वर को आपने बेकार से चाकू से बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है, जिसको देखता हुआ प्रिंसिपल के साथ साथ सभी लोग हैरान हो चुके थे। वहीं लिंग जंग ये कहते हुए कि तूने अभी तक मेरी असली ताकत देखा ही कहाँ, जैसे ही जोर डालता है तो हम देख पाते हैं युआन का नाइफ वो दो टुकड़ों में अलग हो चुका था। वो कहता है, तेरे जैसे बदबूदार सुअर काटने वाले की हिम्मत कैसे हुई इतना घमंड करने के? आज मैं तेरी हालत ऐसा कर दूंगा कि भविष्य में तो सुअर को भी ना काट सके। जो सुनता हुआ प्रिंसिपल अपने मन में कहता है, एक साधारण सुअर भी स्पिरिट वेपन के सामने कागज की तरह होती है, इसीलिए बेवकूफ तुझे बिल्कुल भी उसे भड़काना नहीं चाहिए था। ये सब सोचता हुआ वो अचानक ही देखता है कि युआन अपने कटे नाइफ को दूर फेंकता हुआ कहता है, मुझे तुझसे निपटने के लिए चाकू की कोई आवश्यकता नहीं। तो लिंग जोंग उस पर फिर से हमला करते हुए कहता है, हरामखोर कहीं के, ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना असभ्य फिर से बनने की? अब नर्क में जाकर पछताना। पर युआन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उसके हमले से बचता हुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसे एक पंच देता है, जिसके चलते लिंग जोंग की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो काफी ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिन्हें की देखता हुआ प्रिंसिपल वो जोरों से लिंग जोंग का नाम लेते हुए उसे घबराता हुआ पुकारता है। बाद में लिंग जोंग के साथ वाला बंदा उसे किसी तरह संभालता हुआ उसे पूछता है, आप ठीक हो? तो वो ये कहते हुए कि मैं ठीक हूँ सोचता है, मैं लगभग बेहोश होने ही वाला हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। तभी वो देखता है कि प्रिंसिपल वो युआन से कहता है, युआन क्या तू पहले ही 7th रैंक अप्रेंटिस के लेवल पर पहुंच चुका है? जिसका कि कोई भी जवाब न देते हुए युआन लिंग जोंग के स्वर को लेता हुआ अपने मन में कहता है, ये वाकई में अच्छा है। तो उसे देखते हुए लिंग जोंग वो बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये कमीना 7वें रैंक पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, जबकि सिस्टर जूलिंग तो अभी भी 6ठे रैंक पर ही है। तो प्रिंसिपल उसे बताता है, यह इसीलिए संभव है क्योंकि लाइफ टाइप और कॉम्बैट टाइप की प्रोफेशन का डिवीजन भले ही एक जैसा हो और उनके लेवल अप करने के तरीके बिल्कुल ही अलग है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों के लिए हार्ड ट्रेनिंग, फाइटिंग और लगी चोटों के साथ बैटल टेक्निकों को समझना और अनुभव करना आवश्यक होता है, इसीलिए इनकी ग्रोथ हल्की सी धीमी होती है। लेकिन एक बार जब ये लेवल अप कर लेते हैं तो उनकी रफ्तार वह तेज हो जाती है, जबकि लाइफ टाइप प्रोफेशन वालों के लिए लेवल अप करना कहीं अधिक आसान है। उदाहरण के लिए एल्केमिस्ट और ब्लैक स्मिथ वालों को फाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अपनी सारी एनर्जी को अपने संबंधित प्रोफेशन में लगा देना होता है। यही कारण है कि युआन पिग बूचर होने की वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा सुअर था मारने के लिए, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इतना तेज है। जिस पर जूलिंग कहती है, क्या वाकई में ये सच है? अगर हाँ तब तो ये कॉम्बैट प्रोफेशन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। तो प्रिंसिपल उसे बताता है, चिंता मत करो, युआन जितनी बार भी लेवल अप करेगा उतनी ही बार उसे दोगुनी सुअरों को मारना पड़ेगा। जब तक कि वो डैंगटंग रैंक पर नहीं पहुंच जाता है तब तक उसे लेवल अप करने के लिए पूरे ब्रह्मांड भर का सुअर मारना पड़ेगा। जिसको सुनता हुआ जिन लोगों के साथ वाला बंदा वो बोलता है, इसका मतलब भले ही वो बच्चा अभी के लिए अपने हाई लेवल की वजह से कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद उसे कॉम्बैट टाइप वाले
प्रोफेशन के द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जिसका कि जवाब प्रिंसिपल युआन की तरफ देखता हुआ कुछ भी नहीं देता है। तो युआन वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ जब हमारे पास आगे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जूलिंग कहती है युआन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुमने इतने सारे स्वरों को मार कर अपना इतना लेवल अप किया केवल मुझे दिखाने के लिए। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ मुझे ऑलरेडी स्काईडॉम एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है। हम दोनों ही अलग अलग दुनियाओं से बिलोंग करते हैं। प्लीज ये सारी चीजें करना बंद करो। इसकी ये सारी बातों को सुनते हुए युआन के पास तो कोई शब्द ही नहीं होता है बोलने के लिए। लेकिन नान वो कहती है अब मैं इसे और नहीं देख सकते। इसी के साथ वो उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों का बकबक करना खत्म हुआ? तो सुनो युआन मेरे साथ ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने जा रहा है। तुम लोगों से मिलना हमारी बस बदकिस्मती थी इसीलिए फालतू के अनुमान लगाना बंद करो। जिस पर की ये बंदी कहती है यह बवासीर है। तुम युआन को ऐसा लग रहा है कि खजाने की तरह मानती हो जिसे कि सिस्टर जूलिंग नहीं चाहती। जरूर तुम अंधी हो गई हो। तो ये बंदा कहता है सही कहा। तो इस कमीने के पास लड़कियों को फंसाने के अलावा और कोई टैलेंट नहीं है। मैं हैरान हूँ उसने इतनी जल्दी एक और नई लड़की को फंसा लिया। लग रहा है इन दोनों कुत्ता और कुतियों का प्यार पूरे जीवन भर रहेगा। जिसको सुनते हुआ नान हो तुरंत ही आगे बढ़ती है और उस बंदे को तो थप्पड़ मारते ही है। बाकियों को मारते हुए प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ती। जिस पर कि प्रिंसिपल गुस्से में सोच ही रहा था कि आखिरकार उसने मुझे क्यों मारा। तभी जूलिंग वो अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए चिल्लाती है अमीनी तेरी हिम्मत कैसे हुई? या तो वाकई में मारना चाहती है। तो नान अपनी फैमिली को टोकन को उन लोगों को दिखाते हुए बोलती बस कोशिश करके देखो और मुझ पर हाथ तो उठा। उस टोकन को देखते ही प्रिंसिपल की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो तुरंत ही जूलिंग को रोकते हुए कहता है रुक जा। साथ ही वो सोच रहा होता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वो लड़की मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही थी। वह तो जाय फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। यही सब सोचता हुआ वो नान के पास जाकर कहता है मिस जाय आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नान वो बताती है मुझे जवाब देना जरूरी है। मेरा मन है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगी। लेकिन प्रिंसिपल साहब आपके एकेडमी के स्टूडेंटों की गुणवत्ता वाकई में चिंताजनक है। तो प्रिंसिपल वो बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा ये सारी मेरी ही गलती है। वापस जाने पर मैं उन्हें अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखा दूंगा। जिस पर कि नान वो बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन उस लड़की को युआन से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस पर कि जूलिन अपने मन में कहती है क्या वो सच में जो फैमिली की डॉटर है? अगर हाँ तो फिर वो युआन के साथ क्यों घूम रही है? तभी प्रिंसिपल उससे कहता है अभी तुरंत उससे माफी मांग तुम मुझे डांट सुना रही हो। जिस पर कि जूलिन ना चाहते हुए भी युआन से माफी तो मांग लेती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो कह रही थी जाओ फैमिली बस इंतजार करो। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद युआन उससे कहता है हाँ ठीक है चलो मैं चलता हूँ। यदि मैं यहाँ पर और देर रुका तो मेरी आखिरी बस छूटी जाएगी। तो उसे पीछे से रोकता हुआ ली जोंग वो बोलता है एक मिनट मुझे मेरा बोलेरो वापस करो। पर युआन उसकी बातों को सुन पूरी तरह से उसे इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो खुद आकर इसे वापस ले लो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस पर आग बबूला हुआ लिंग जोंग उससे कहता है बस तुम इंतजार करो कमीने। कुछ समय बाद हम देखते हैं वे लोग उस केव तक पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कि उन्हें ब्लड मून फ्लावर मिलने वाले थे। नान कहती है यही वो जगह लग रही है हमें सावधान रहना होगा। पर युआन तो ली जोंग से छिने हुए ब्लेड को देख रहा था क्योंकि जब भी वो इस ब्लेड से किसी सुअर को मारेगा तो उसका फ्री एट्रीब्यूट 0.2% बढ़ेगी यानी कि पहले से डबल। अभी उसकी नजर जाती है नान की तरफ। वो अपने सीने के अंदर से 2 बॉलों को बाहर निकाला होता है जिसे कि देखता हुआ वो कहता है अब ये क्या है? क्या तुम्हारे वहाँ पर कोई ट्रेजर चेस्ट है? वो बताती है यहाँ अतिरिक्त सावधानी है। यदि ब्लड मून फ्लावर को लेते समय ग्रेट मून पाइथन आ जाता है तो हमें उस स्थिति में यह चीज बचा सकती है। तो युआन उसे बताता है ठीक है तो फिर मैं पहले जाकर चेक करता हूँ आखिर वहाँ पर स्थिति कैसी है। इसी के साथ वो जब उस चोटी से छलांग मारकर ये वाली चोटी पर जैसे ही जाता है तो उसके सामने आता ब्लड मून फ्लावर। उसे देखते हुए नान कहती है यह सचमुच में खिल गया है पर ये साधारण ब्लड मून फ्लावर नहीं है ये तो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। वाह मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हालांकि अचानक ही वो अपने सामने कुछ देख बेहद ही ज्यादा डर चुकी थी। यहाँ तक कि उसके मुंह से एक आवाज तक बाहर नहीं निकलती कि आंखें जेंट ग्रेट मून पाइथन वो बिल्कुल ही युआन के पीछे आ गया होता है। उसने जैसे ही फूल को छुआ तो युआन उस पाइथन की आभा को महसूस करता हुआ जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो पाइथन भी स्वर के रूप में ही दिखाई दे रहा था। वो कहता है क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले किसी को फूल को तोड़ते हुए नहीं देखा है? जिसको सुनता हुआ वो पाइथन भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। तो युआन इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए नान से कहता है वहाँ पर यूं ही खड़े मत रहो जल्दी करो। जिस पर नान उन दोनों ही बॉलों को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है संभाल कर। हम देखते हैं वो दोनों ही बॉल जैसे ही उस पाइथन से टकराता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था जिससे कि युआन किसी तरह खुद को संभालता हुआ इस पार आ चुका था। नान कहती है क्या तुम ठीक हो? तो युआन उससे पूछता है क्या सचमुच में उस बॉल में इतनी ज्यादा पावर थी? जिसका कि नान बिना कोई जवाब दिए बस उस पाइथन को पहाड़ के नीचे गिरता हुआ बस देखती रहती है। बाद में जब युआन उसे वो फूल देता है तो वो कहती है यह कितना
सुंदर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। युआन पूछता है आखिर इस फूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो नान उसे बताती है यह ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर ब्लड मून फ्लावर का विकृत रूप है। साधारण ब्लड मून फ्लावर बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, लेकिन ये ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर हमेशा के लिए जवानी को प्रदान कर सकता है। मुझे बताओ इस दुनिया में आखिर कौन ही औरत होगी जो हमेशा के लिए सुंदर नहीं होना चाहेगी। तो युआन उसकी बातों को सुनता हुआ सोचता है अच्छा तो ऐसी बात है, माँ को भी जरूर ये फ्लावर पसंद आएगी। यही सब सोचता हुआ वो जब दोबारा उस केव के अंदर चला गया होता है तो उसे पीछे से देखते हुए नान अपने मन में कहती है वो दोबारा गया, कहीं वो मेरे लिए उसे लेने तो नहीं गया। चलो आखिर में इस कमीने को मेरी अहमियत तो पता चले। लेकिन जैसे ही युआन उस फ्लावर को तोड़कर अपने बैग में रखता है वैसे ही अचानक ही उस पूरे जगह पर हिसकी साउंड गूंज पड़ती है, यानी कि वो पाइथन लौट आया था। जिसको देखता हुआ युआन के साथ साथ नान भी घबराती हुई अपने मन में कहती है या वो थंडर फायर बीट के सीधे हिट के बावजूद भी नहीं मारा। धत तेरे की ये पाइथन भले ही क्लाइंबिंग पॉन्ड रियलम में नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत 9 रैंक के अप्रेंटिस के बराबर है। अभी युआन वो चिल्लाता है क्या तुम्हारे पास और अधिक बीट नहीं है। वो बताती है मेरे फादर ने केवल मुझे एक ही जोड़ी बीट दी थी। जो सुनता हुआ युआन उस पाइथन को देखते हुए पूरी तरह खामोश हो चुका था। वो थोड़ी देर के लिए उसे घूरता है और फिर वहाँ से एकदम से ही भागते हुए नान से कहता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो वो बताती है बेशक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर तुमने मेरे लिए दूसरा ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को लेने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला है। जिस पर युआन उसे बताता है क्या ये मेरे मॉम के लिए है तुम्हारे लिए नहीं। जिसको सुनता हुआ नान का तो पूरा चेहरा ही बदल चुका था। वो गुस्से में कहती है कमीने कहीं के। तभी हम देखते हैं कि वो पाइथन बिल्कुल ही उनके पास पहुंच चुका था और उन लोगों को जब खाने ही वाला होता है तो नान वो बोलती है अब सब कुछ खत्म हो चुका, कोई उम्मीद नहीं बचा है। जिस पर कि युआन वो अपने मन में सोचता है इस लड़की को साथ ले जाना कितना झंझट भरा काम है। इतना बोलते हुए वो काफी ही ज्यादा जोरदार तरीके से उसे दूर पहले तो फेंकता है, बाद में जब वो खुद बचने की कोशिश करने लगता है तो वो पाइथन उसे जरा सा भी समय दिए बगैर तुरंत ही निकल चुका था और अब उसका निशाना था नान। जिसे कि देखता हुआ नान बोलती है युआन तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, जल्दी से बाहर आ। पर अब काफी देर हो चुकी थी। वो पाइथन उससे भी निकलने के लिए जैसे ही अपने मुंह को खोलता है तो दूसरे ही पल हम देख पाते हैं उसे भयंकर रूप में दर्द होता है, क्योंकि युआन उसके पेट को चीरता हुआ उसके कई टुकड़े करता हुआ बाहर निकल गया होता है, यानी कि वो पाइथन नान के आगे देखते ही देखते मारा गया था। वहीं युआन वो बोलता है अभी अभी तुम मुझे बुला रही थे, तो नान उससे सीधे लिपटते हुए बोलती है भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो। जिससे कि युआन भी चौंक चुका था पर नान तुरंत ही जितनी तेजी से उससे लिपटी होती है उतनी ही तेजी से उसे दूर हटते हुए बोलती है अरे बाप रे तुमसे कितनी बदबू आ रही है, लगता है और कुछ देर अगर तुम उसके पेट में रह जाते तो तुम पूरी तरह से बचकर उसके गोबर में बदल जाते। और युआन का ध्यान उसकी बातों पर जरा सा भी नहीं था, उसका ध्यान होता है अपने विंडो पर जहाँ पर की बताया जा रहा था स्पेशल पे को खत्म करने की वजह से लेवल 80% इंक्रीज हुई है और अब तुम 8वें रैंक पर पहुंच चुके हो। साथ ही नेमेसिस पिक क्लैन एक्स्ट्रा डैमेज वह 1% इंक्रीज हुई और फिर एट्रीब्यूट 0.2 मिली है, जिन्हें देखता हुआ वो नान से कहता है चलो अब चलते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं ये लोग जब सिटी के गेट पर पहुंचते हैं तो उनका इंतजार कुछ लोग कर रहे थे जो कि कहते हैं ना तुम्हें वापस लौटने में इतना समय क्यों लग गया, तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि तुम्हारे पीछे मैं लोगों को भेजने ही वाला था। तो वो बताती है चिंता मत करिए, देखिए मैं मदर के लिए अपने साथ क्या लेकर आई हूँ, वो बेहद ही ज्यादा खुश होंगी इसे देखकर। जिस पर कि वो बुढ़ो युआन की तरफ देखते हुए बोलता है अगर मिस को ब्लड क्रिस्टल फ्लावर चाहिए ही था तो तुम उसे नौकरों को ढूंढने का आदेश दे सकती थी, तुम खुद क्यों चली गई। शहर से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। नान बताती है मैं वापस आ चुकी हूँ, चिंता मत करिए। वैसे भी मदर के लिए मैं इसे खुद चुनना चाहती थी, इसके अलावा इसने मेरी पूरी प्रोटेक्शन की है। तो वो बुढ़ो थोड़ा सा सीरियस होकर उससे पूछता है ये नौजवान है कौन। वो कहता है मेरा नाम युआन है और मैं एक पिग बूचर हूँ। जिस पर कि वो बुढ़ो सोचता है जहाँ कहीं भी ब्लड क्रिस्टल के फ्लावर होते हैं वहाँ ब्लड मून पाइथन भी होता है, फिर क्यों मिस जाओ ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक मूर्ख को चुना, या सच में उसने ब्लड मून पाइथन को मार डाला है। यही सब सोचता हुआ वो अपने हाथों से एक रिंग को बाहर निकालते हुए कहता है बच्चे सच में कम उम्र होने के बावजूद भी तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो। जो क्लैन के इस सोने की अंगूठी की कीमत लगभग 2 मिलियन है, हमारी यंग लेडी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें ये देता हूँ। तो युआन उसे रोकते हुए कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस चोरों को काटने वाला एक नाइफ चाहिए। जिस पर कि वो बुढ़ो ये कहते हुए क्या बस तुम्हें चोरों को काटने वाला नाइफ ही चाहिए। सोच रहा होता है उसे किसी भी खजाने की लालच नहीं, सिर्फ स्वर को काटने वाला चाकू चाहिए। यह बच्चा थोड़ा सा पागल है। तभी नान उसे बताती है पागल झा युआन चाहता है कि किंग चेंग का सबसे अच्छा हथियार को बनाने वाला उसके लिए स्पिरिट वेपन बनाए और मैंने उससे वादा भी कर दिया है। तो वह बुढ़ो वो बोलता है मैं समझ गया यंग लेडी, आप इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए, फिलहाल के लिए आप तुरंत ही घर चलिए, आपके डैड बहुत ही ज्यादा चिंतित है। तो नान वहाँ से जाते हुए कहती है
युआन, मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगी। जिसको देखता हुआ वो बुढ़ऊ कहता है, तुमने हमारी यंग लेडी की जान बचाई है, हम तुम्हारे हर एक शर्त को मानेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारी यंग लेडी के प्रति कोई भी गलत भावना अपने मन में मत आने देना, नहीं तो इसका परिणाम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। तो युआन नान को याद कर अपने मन में ये सोचते हुए, तुम्हारी यंग लेडी मेरी नजरों में बस एक और बेवकूफ है। उस बुढ़ऊ से कहता है, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूँ आपकी यंग लेडी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे तो बस एक टॉप टायर का स्पिरिट वेपन चाहिए। तो वो बुढ़ऊ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अच्छी बात है, किंगचंग का सबसे ग्रेट फोर्स मास्टर टाई का हमारे जाओ क्लैन से बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है, मैं वापस जाते ही उनसे बात कर लूंगा, तुम कल आकर उनसे मिल लेना। दूसरी तरफ सेम टाइम पर हम देखते हैं जहाँ पर कि युआन ने ब्लड पैथन को मारा होता है, वहाँ पर एक बंदी आती है और अपने फालतू को मरा हुआ देख कहती है, तुमने केवल मेरे जानवरों को मारा ही नहीं बल्कि मेरे लिंगजंग को अभी चुरा लिया, वाकई में इंसान बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, मैं तुम्हारी खुशबू याद रखूंगी। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है तो हम देख पाते हैं उसका प्रेशर इतना अधिक था कि आसपास के सारे ही जानवर उसके सामने जमीन पर झुक चुके होते हैं। जबकि इधर शहर के अंदर हम देख पाते हैं युआन को, वो अपने द्वारा एडवेंचर पर इकट्ठा की गई चीजों को बेचने के लिए आया होता है। वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर ये सारी चीजें बेच सकता हूँ? तो उसके सामने खड़ी औरत वो कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना दुबला पतला होने के बावजूद भी तुम सिल्वर हॉर्न राइनो को मार सकते हो, हम इसे रिसाइकल करके तुम्हें 10,000 कॉइन दे सकते हैं। जो सुनता हुआ युआन वो चौंकते हुए अपने मन में कहता है, डैड स्लॉटर हाउस में एक पिग को मारते हैं तो उन्हें 100 कॉइन मिलता है, लेकिन यहाँ सिंगल राइनो हॉर्न को मारने से ही 10,000 कॉइन मिल रहे हैं, ये तो पूरे 100 पिगों को मारने जितना है। यही सब सोचता हुआ अचानक ही उसका ध्यान अपने बगल में जाता है। वो तुरंत ही उस तरफ भागकर उस औरत से कहता है, क्या मैं 10,000 सिक्के में इसे खरीद सकता हूँ? वो लेडी बताती है, बच्चे तुम्हारी आंखें अच्छी है लेकिन ये गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर स्केल फायर क्लॉ सर्पेंट से बना है, इसकी प्रोटेक्शन न केवल अविश्वसनीय है बल्कि यह गर्मी और ठंड से भी लगभग तुम्हें पूरी तरह बचा लेगा, इसीलिए दुर्भाग्य से इसकी कीमत 1.5 लाख कॉइन है। जो सुंदर हुआ युआन बेहद ही ज्यादा शौक होते हुए बोल रहा है, अरे बाप रे 1.5 लाख कॉइन, डैड को तो इतना कमाने के लिए 1500 सुअरों को मारना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने पास से लिंगजंग के स्वर को बाहर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है, क्या मैं इसके बदले उसे खरीद सकता हूँ? जिसे देखता हुआ वो लेडी कहती है, ये लो ग्रेड लो टायर स्पिरिट वेपन, हाँ बिल्कुल तुम इसे खरीद सकते हो, देखो ये तुम पर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये खास कर तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। साथ ही वो लेडी सोच रही होती है, इस बदमाश बच्चे के पास तो बहुत ही ज्यादा खजाना है, जरूर वो हाई लेवल कॉम्बैट क्लास का होगा, अगर मैं इस बेवकूफ को अपनी जाल में फंसा लूं तो शायद मुझे अपनी बाकी जिंदगी में कभी चिंता ना करनी पड़े। इसी के साथ वो उसके साथ लिपटते हुए कहती है, सामान्य लोगों के लिए एक्सचेंज फीस 10,000 लगते हैं, लेकिन चूंकि आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है इसीलिए मैं इसे माफ कर देती हूँ, बस मुझे कभी धन्यवाद कहना याद रखना, ठीक है? वैसे बेटा आपका प्रोफेशन कौन सा है? तो वो बताता है पिग बूचर, जिसको सुनता हुआ तो उस लेडी का पूरा दुनिया ही हिल चुका था। वो कहती है, क्या पिग बूचर? इसके बाद पता नहीं उन दोनों के बीच क्या होता है। हम सीधे देखते हैं कुछ समय बाद युआन अपने घर में आ चुका था और जब अपने साथ लाए ब्लड फ्लावर को अपनी मदर को देता है वो हैरान होते हुए कहती है, ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर, यह तुम्हें कैसे मिला है? तुमने इसे चुराया तो नहीं? तो वो घबराते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, मैं तो बस शहर से बाहर गया था और संयोगवश 2 बड़े-बड़े सांपों को लड़ते हुए देखा, साथ ही बगल में ये फूल भी पड़ी हुई थी तो मैंने इसे उठा लिया। तो उसकी मदर उसे प्यार करते हुए कहती है, बदमाश बच्चे तुम ऐसा क्यों करते हो? शहर से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कुछ हो जाता तो हम बस चोर काटने वाले क्या ही कर पाते, इसीलिए दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो वो बताता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया मॉम, अब मुझे छोड़िए। वहीं बगल में खड़े उसके डैड बोलते हैं, तुम सचमुच में मेरे ही बेटे हो? जिस पर कि युआन वो कुछ क्या पाता उससे पहले बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, जल्दी से बाहर निकल। हम देखते हैं जिसको सुनते हुए युआन के डैड काफी ज्यादा शौक हुए थे, वो बाहर आते हुए कहता है, अभी इस समय कौन आ गया? तो वो देखता है उसके सामने खड़ा था लिंगजंग का डैड, जो कि गुस्से में उससे कहता है, क्यों? मैंने सुना है कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे जिनलोंग अजूर प्लेट को चुरा लिया। जिसको सुनता हुआ युआन के डैड बोलते हैं, क्या मेरे भाई लियो तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। साथ ही वो सोच रहा होता है, ये बंदा मेरा बचपन का दोस्त है, हालांकि वो क्लाइंबिंग पाउंड रियलम के 6ठे रैंक पर पहुंच चुका है और सिटी में उभरता हुआ नाम है। हमारे स्टेटस के कारण हमारे बड़े होने के बाद हमारा संपर्क टूट गया। यही सब सोचता हुआ वो उस बंदे से कहता है, मेरा बेटा बस एक सुअर काटने वाला है, उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अभी उनके सामने
युआन आ जाता है, जिसे देखता हुआ ली जाऊं वो तुरंत ही अपने फादर से कहता है ये वही कमीना है जिसने कि मेरे स्पिरिट वेपन को चुराया। तो उसके डैड युआन के डैड से कहते हैं मेरे पुराने दोस्त तुम अभी भी इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो अपने बेटे को भी ठीक से टीच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो दूसरों के सामानों को चोरी कर रहा है। मैं यहाँ आने से पहले प्रिंसिपल झाओ से सारी चीजें कंफर्म कर ली थी, तो चलो अपने बेटे से पूछो क्या ये सच है या नहीं। तो युआन के डैड उससे पूछते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या लियो वो सच बोल रहा है। तो युआन लिंगजोंग के डैड को कहता है तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने तो बस उसकी तलवार छीन ली और सच कहूँ तो मैंने तो उसे आसानी से छोड़ दी। तो लिंगजोंग वो कहता है अपनी बकवास करना बंद कर, मैंने तुझे कभी भी मारने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस तेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। जिस पर उसके डैड वो बोल दे बदमाश बच्चे, अगर अपने डैड के खाते तो उन्हें मुझे वो ब्लेड वापस कर दिया तो मैं इस मामले को और आगे नहीं ले जाऊंगा। तो युआन वो बताता है मैंने तो वो ब्लेड पहले ही बेच दिया। जिसको सुनता हुआ हम देखते हैं सभी की सिट्टी पिल्ली गुम हो चुकी थी। लिंगजोंग के डैड वो कहते हैं क्या तूने उसे बेच दिया, शाबाश बच्चे, यदि तूने सचमुच में ऐसा किया है तो जल्दी से मुझे 10 लाख का मुआवजा दे। तो युआन के डैड उससे कहता है 10 लाख बहुत ही ज्यादा है, एक येलो ग्रेड लो टायर स्पिरिट वेपन मार्केट में लगभग 2 लाख के आसपास मिल जाती है। जिस पर वो बंदा कहता है ये मत सोचना कि मैं तुझसे समझौता कर रहा हूं, इसलिए खामोश रह, अपने फादर की ऐसी बेइज्जती को देख। युआन तुरंत ही उसकी तरफ जाते हुए कहता है अबे क्या कहा तूने। तो उसके डैड उसे रोकते हुए कहता है ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन 10 लाख कोई छोटा रकम नहीं है, हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो लियो वो बोलता है मेरे पुराने दोस्त तुमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यदि तुम मुझे आधे महीने के अंदर वे पैसे वापस नहीं कर देते, साथ ही मुझे दोष मत देना, अगर मैं तुम्हारे प्रति दुश्मनों जैसा व्यवहार करूँ तो। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो हम देखते हैं लिंगजोंग युआन को देखते हुए इशारा कर रहा था अब तो बेटा तू गया, पर हम देखते हैं वे लोग इसका कोई जवाब नहीं देते। कुछ समय बाद युआन के डैड उसके मदर के साथ बैठ रही होती है तो उसकी मदर कहती है क्या वो तुम्हारा बचपन का दोस्त नहीं था, प्लीज उसके पास जाकर अच्छे से विनती करो। उसके डैड कहते हैं बाद में मैं उसके पास अपने साथ कुछ सुअर के मांस लेकर जाऊंगा और 10 लाख के बदले माफी मांगने की कोशिश करूंगा। तो उनके सामने खड़ा युआन वो कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। तो उसके डैड बोलते हैं चिंता मत करो, देखो बेटे मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हमें फिक्र है इसकी वजह से तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्लीज हमें बताओ, सारा बोझ खुद मत उठाओ। जबकि युआन उनकी बातों को सुनता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जितनी जल्दी हो सके एक स्पिरिट वेपन को हासिल करना होगा और अपनी शक्तियों को क्लाइंबिंग पॉइंट रियलम तक पहुंचाना होगा, शायद तब लियो मेरा सामना ना कर सके। तभी उसकी मदर उसके पास आकर कहती है मेरा बच्चा क्या तुम सच में हमसे कुछ छुपा रहे हो। तो युआन वो अपने मन में कहता है मैंने जो फ्लावर पहले लाया था वो इतना कीमती था कि कोई सुअर काटने वाला उसे ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता, शायद अब मैं उनसे और हमेशा के लिए इसे छुपा नहीं सकता। यही सब सोचता हुआ वो अपने डैड और मॉम से कहता है असल में मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जिसको सुनता हुआ वे दोनों काफी ही ज्यादा घबरा चुके थे। उसकी मदर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है। जिस पर कि तो युआन का मुंह ही उतर चुका था। उसे इस तरह खामोश देख उसकी मदर उसके पास जाकर कहती है मेरे बच्चे तुम्हारी मॉम बहुत ही खुले विचारों वाली है, यदि तुम्हें आदमी पसंद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, निडर होकर अपनी खुशियों को तलाश करो। तो उसके डैड भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो युआन की मदर उसे टोंट मारते हुए कहती है हाँ पर तब तक जब तक कि तुम अपने डैड से दूर रहते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सुनता हुआ युआन वो कहता है नहीं मॉम मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और न ही मुझे पसंद है आदमी, मेरा मतलब बस इतना था कि मुझे मानसिक दिक्कत है, इसीलिए मुझे सारी जिंदा चीजें स्वर दिखाई देता है। जिस पर कि वे दोनों और भी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं क्या सब है, मतलब कि भी अपनी बातें कर रहे होते हैं। हालांकि अगले ही पल उसके डैड वो चिल्लाता है रुको और मेरी बात सुनो, तुम सुअर काटने वाले हो और तुम्हें एक मानसिक बीमारी है और तुम सभी जिंदा चीजों को सुअर के रूप में देखते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर किसी को सुअर की तरह काट डालो। युआन बताता है हाँ ये मैं जानता हूँ। जिस पर उसकी मदर वो बोलती है मेरे पति थे, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि युआन को कॉम्बैट क्लास में होना चाहिए था। वो बताता है हाँ पर ऐसा नहीं है। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए युआन से कहता है चलो मेरे साथ हो, लगता है समय आ गया तुम्हें कुछ असली हुनर सिखाने का। तुम्हारे फादर कई सालों से सुअरों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सुअरों को काटने के लिए एक खास तरह की टेक्निक को बनाया है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ ताकि अगर कोई फिर से तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे तो तुम्हारे पास खुद को बचाने का कोई तरीका हो। तो युआन वो बताता है डैड मैंने पहले ही बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, यहाँ तक कि हम पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी आ गया, फिर भी क्या आप मुझे ये सिखा रहे हो। तो उसके डैड बताते हैं 10 लाख वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है, लेकिन मेरे बेटे की सुरक्षा के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। मैं तुम्हें इसे सिर्फ 3 बार ही सिखाऊंगा। जिस तरह महान दाव सरल है उसी तरह सुअर मारना भी सरल है। इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट करता है और फिर जैसे ही पहला स्लैश करता है तो हम देख पाते हैं आसमान उसके पावर की वजह से 2 टुकड़ों में बट चुका था। इतने
भयानक हमले को अपने डैड के हाथों हुआ दे। युआन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो शौक में अपने सामने के नजारे को देख ही रहा होता है, तब उसके डैड आसमान में जाते हुए दूसरा हमला करता है, जिसका की इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि देखने से ऐसा लग रहा था मून के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिन्हें की देखता हुआ युआन वो कहता है, डैड आपने ये कैसे किया? ये तो अविश्वसनीय है, चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो उसके डैड नीचे उतरता हुआ बताता है, यह बस आसपास की जगह है जो तुम्हारी नजरों को मोड़ रही है, यानी कि सही शब्दों में कहूँ तो ये बस इल्यूजन है। खैर चलो मैं तुम्हें तीसरा स्ट्राइक दिखाता हूँ, डिवॉरिंग सन। हम देखते हैं वो हमला इतना भयानक था कि लग रहा था एक नया सूरज अचानक ही आसमान में अपीयर हो गया। युआन कहता है, डैड क्या सच में ये तीनों ही टेक्निक सुअर को ही मारने के लिए है? अगर हाँ तो आप किस तरह के सुअर मारते हो? कहीं जर्नी टू द वेस्ट वाले सुअर को तो नहीं? तो उसके डैड बताते हैं, इन स्ट्राइकों के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे सीख लो, एक दिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। युआन बताता है, हाँ ठीक है, मैं इसे अच्छी तरह से सीख लूंगा। तो उसके डैड पूछते हैं, आखिर तुम्हारा सुअर मारने वाला चाकू कहाँ गए? जिस पर कि युआन जब बताता है कि वो टूट गया, तो उसके डैड अपने चाकू को उसे देते हुए कहता है, अभी के लिए इसका इस्तेमाल करो। पर जैसे ही युआन उस चाकू को हाथ में लेता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है उसकी वजन की वजह से। वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा था। वो कहता है, इतना भारी? तो उसके डैड वहाँ से जाते हुए बताता है, अच्छी तरह से मेहनत करना, अभी के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। जो सुनता हुआ युआन वो अपने मन में कहता है, क्या सचमुच में डैड इतने सालों से सुअरों को काटने के लिए इतने भारी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं? ये तो सचमुच में अविश्वसनीय है। इन्हीं सोचों के साथ वो अपने पहले स्ट्राइक को करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं वो उसकी वजन फिर से नहीं संभाल पाता और सीधे जमीन पर जाकर दोबारा गिर पड़ा होता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से उठता है और अपनी कोशिश जारी रखता है। जिन्हें की पेड़ के पीछे से देख रहा उसका डैड कहता है, बेवकूफ बच्चे, जिस दिन तुम सिल्किंग के रियलम में पहुंचोगे उस दिन ये तीनों ही स्ट्राइक हेवन के चुने हुए को भी काट सकता है, यानी कि मेन कैरेक्टर को भी। यही सब कहता हुआ वो वहाँ से निकल गया होता है। लेकिन युआन वो पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा था और देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। हालांकि लगभग वो अपने चाकू को अब संभालने लगा था। हजारों कोशिशें करने के बाद हम देखते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में इतना मसरूफ हो गया था कि उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा, क्योंकि अब सुबह हो गई थी, यानी कि वो पूरी रात मेहनत करता रहा। और अब जब थोड़ी देर के लिए वो आराम करने के लिए रुका था, उसे अपने फादर की हुई बेइज्जती याद आती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और जैसे ही अपना स्ट्राइक करता है फॉलिंग स्टार, तो हम देखते हैं उसके सामने की पूरा जमीन तबाह हो चुका था और पूरे मैदान में एक अजीब सी आवाज गूंज पड़ी थी, यानी कि उसका हमला लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, जिसे देखते वो खुद भी पहले हैरान होता है। बाद में खुश होते हुए जैसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है तो उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्ट्रेंथ 55, स्पिरिट 55, एजिलिटी 55, लेवल 9 रैंक, प्रोफेशनल स्किल ब्लड शैडो बोचा, लेवल 2 पर न्यू स्किल ऐड फॉलन स्टार। कुछ समय बाद हम देखते हैं युआन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी उस ट्रेनिंग की वजह से कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। वहीं उसकी मदर डॉक्टर से बात कर रही थी, क्या मेरा बच्चा वो ठीक है? तो डॉक्टर बताता है वह ठीक है, बस थकान के कारण बेहोश हो गया था, लगता है उसने पूरी रात कोई जोरदार ट्रेनिंग की होगी। जो सुनता हुआ उसकी मदर गुस्से में अपने मन में कहती है, आखिर किसी का डैड इतना ज्यादा निर्दय कैसे हो सकता है जो अपने ही बेटे को इस तरह ट्रेनिंग दे। एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, मैं उसे दिखाती हूँ कि ट्रेनिंग क्या होती है। अभी डॉक्टर उससे कहती है, उसके शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने एक ही रात में 1000 पुशअप किए और 1000 सिटअप्स और 1000 स्क्वाट किया। जिसको सुनता हुआ युआन की मॉम कहती है, डॉक्टर साहब क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या एक ही रात में कोई इंसान ऐसा कर भी सकता है? तो डॉक्टर बताती है, भले ही एक नॉर्मल इंसान ऐसा ना कर पाए, लेकिन आपके बेटे युआन की मानसिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। जिस पर कि युआन की मदर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोस्त बस इंतजार करो, मैं घर आकर तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें पहचानने से इनकार ना करते। यानी कि वो युआन के डैड के बारे में बात कर रही होती है। इसी के साथ वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। जबकि उसे इस तरह जाता हुआ देख डॉक्टर वह युआन को लेकर ठहर के बनते हुए कहती है, मुझे सचमुच में इतनी सहन शक्ति की उम्मीद उससे नहीं थी। अगर एक नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता था वो कब का मर जाता, लेकिन वह पूरी तरह ठीक है। शायद आज रात मुझे खुद उसकी कोचिंग लेनी चाहिए। यही सब सोचता हुआ वो जब युआन के कमरे में जाती है तो वो कुछ देख चौंक चुकी थी, क्योंकि युआन वो कब का वहाँ से चला गया होता है। हम देखते हैं युआन सड़क पर जा रहा सोच रहा था, जिस मूव का मैंने इस्तेमाल किया था वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, मुझे इसका इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए जब तक कि बिल्कुल ही आवश्यकता ना हो। यही सब सोचता हुआ वो आयरन हार्ट फाउंड्री तक पहुंच चुका होता है, यानी कि ये वही जगह थी जहाँ पर कि उसे अपना स्पिरिट वेपन मिलने वाला था। वो जब अंदर जाकर देखता है तो
उसके सामने ब्लैक स्मिथ अपने काम को कर रहा होता है, लेकिन उसकी नजर में वो एक जंगली सुअर था। और हाँ, इस ब्लैक स्मिथ का नाम मास्टर टाइजिन होता है। वह जब युआन को देखता है तो पूछता है, क्या तुम ही युआन हो? वो बताता है, हाँ मैं ही हूँ। तो वो बताता है, मास्टर झाओ ने मुझे पहले ही सारी चीजें बता दिया है, जिसकी वजह से मैं पूरी रात भर में जिस तरह के चाकू चाहिए उसे बनाने के लिए लगा रहा। हालांकि मैंने सुना कि तुम केवल सुअर काटने वाले हो। मुझे उम्मीद नहीं थी झाओ फैमिली एक सुअर काटने वाले के लिए मुझसे जितनी जल्दी हो सके एक ब्लेड बनवाने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाएगा। नहीं तुम उनके नाजायज बेटे तो नहीं या फिर कुछ और? जिसका कि युआन कुछ भी जवाब न देते हुए जब अपने ब्लेड को लेने की कोशिश करने लगता है तो वह बंदा बक्सा को बंद करते हुए कहता है, इतना अधीर भी मत बनो बच्चे, यह चाकू हजारों साल पुराने ठंडे लोहे से बनाया गया है, जो कि इतना शुद्ध है कि इसे येलो रैंक हाई ग्रेड को बनाने के लिए 49 डेज तक फोर्ज करना पड़ रहा था। इसीलिए ये चाकू अपने मास्टर को पहचान सकता है। यदि तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छी खासी नहीं है तो इस चाकू का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, तुम शायद इसे उठा भी नहीं पाओगे। जिसका कि युआन अभी भी कोई भी जवाब न देते हुए जब वो उस चाकू को उठाने की कोशिश करता है तो हम देख पाते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसानी से उस चाकू को उठा लेता है, यानी कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। पर उस बड़े स्पीक को बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा था। वो अपने कांपते बॉडी के साथ अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो गया? वही युआन वो अपने मन में सोच रहा होता है, यह चाकू तो मेरे डैड के चाकू से बहुत ही ज्यादा हल्का है। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही उस चाकू को उस बड़े स्पीक की ओर करते हुए जब पूछता है इस चाकू को क्या कहते हैं, तो वो भी घबराया हुआ उसे बताता है, इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, यह तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हें इसका नाम रखो। जो सुनता हुआ युआन कहता है, ऐसी बात है, ठीक है मैं इस चाकू का नाम रखूंगा ड्रैगन स्लेयर। जिसको सुनता हुआ हम देखते हैं वो पिग जो ड्रिंक वो पी रहा था उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दिया होता है। इसे इतना बड़ा झटका लगता है कि बाद में वो कहता है, यह तो बहुत ही घिसा पिटा नाम है। जिसका कि युआन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपने चाकू को लेकर वापस आते हुए सोचता है, अभी के लिए सबसे जरूरी है कि मैं फर्स्ट रैंक डैंगटिंग रियलम में पहुंचूं ताकि मैं लियो से निपट सकूं। ये सब सोचता हुआ वो जब सड़क से जा रहा होता है तो उसके पास से ही दो बंदे गुजरते हुए आपस में बात कर रहे थे। धिक्कार है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, यहाँ आसपास कितने सारे फॉरेन क्रिएचर और खतरनाक जानवर घूम रहे हैं और साथ ही वे पागलों की तरह लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। यह बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं मानता हूँ प्लेटेड ग्राउंड में मैं ऑक्स के पास से गुजरा था क्योंकि वे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन उसने मेरा पूरे 10 मीलों तक पीछा किया। तुम जानते भी हो ये कितना डरावना था। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ युआन बकरी पे स्माइल को देता हुआ कहता है, लगता है आज मारने के लिए बहुत ही ज्यादा है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया।